नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से मैं एफ़र्ट कर रहा, लगातार चीज़ें लिखना, कलेक्ट करना, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना और उसके हिसाब से आपको चीज़ें देना जिससे आपके दिमाग में बस सके और याद हो सके, इसके लिए लगती है मेहनत। तो आप लोग कम से कम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि मेरी मेहनत को एप्रिशिएट करने के लिए इन वीडियो को थोड़ा-सा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते हैं, तो मुझे भी थोड़ा-सा मोटिवेशन आता है अगर लोग व्यूअर ज़्यादा देखते हैं तो। तो इतना ही सी छोटी-सी रिक्वेस्ट है आपसे, तो ये ज़रूर आप लोग जो वीडियो देखें, तो ये ज़रूर कर दें कि 10 लोगों में 5 लोगों में या अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं कि ये चैनल है जिस पे अच्छे से पढ़ाई की जाती है और जो स्टूडेंट है उनके बीच में शेयर कर सकते हैं, ठीक है? इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, ये करते रहिए, तो थोड़ा-सा मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होता है, तो मैं और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। और जब ये चीज़ें कमज़ोर होती हैं, तो आदमी का मन भी उसी तरीके से कमज़ोर होता है, जिसके हिसाब से फिर मन वीडियो बनाने का फिर नहीं करता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा इतना आप ख़्याल रखो, बाकी चीज़ें मुझ पे छोड़ दो, अच्छे से करवाने की ज़िम्मेदारी फिर मेरी है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। देखो, बायोलॉजी हम लोग कवर कर रहे थे। बायोलॉजी में मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी। मैंने थोड़ा-सा बैकग्राउंड और बता देता हूँ कि इस चैनल पे हिंदी मीडियम का नाम का जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैं जो बिहार के एग्ज़ाम हैं, सारे के सारे बीपीएससी से लेके टीआरई, ये जो दरोगा, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, उनकी प्लस यूपी पीसीएस और जितने भी स्टेट पीएसएस हैं, जहाँ भी जीएस पूछा जाता है, उनको कवर करवा रहा। इसी कवर करवाने की सीरीज़ में मैंने आपको जो है बीपीएससी के लिए या बिहार पीसीएस के लिए जो बिहार स्पेशल की क्लासेस होती हैं, वो आपको करवा दी, ठीक है? बिहार स्पेशल की। उसके बाद मैंने बिहार का करंट पढ़ाया। उसके बाद जो पीवाईक्यू होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे होता है, बजट होता है, ये सारी क्लासेस आपको करवाई, जिसका रिजल्ट आपने 71 का जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपने देखा 40 से 45 क्वेश्चन डायरेक्ट आए। और हमको इतना अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा होता, तो हम लोग कम से कम 70, 80, 90, 100 क्वेश्चन तक हमारे नोट्स से आते। वो दावा इसलिए कर रहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके चीज़ों को एक जगह करके कलेक्ट करता हूँ, तभी दावा इस तरह का कर रहा, नहीं तो दावा ना करता। और दावा जो किया वो थोड़ा मतलब कि एग्ज़ाम में दिखा भी, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हमने अपने चैनल पे जो बायोलॉजी की क्लासेस हैं वो शुरू की। बायोलॉजी की मैंने 3 वीडियो बनाए। तीनों वीडियो में हमने एक बैकग्राउंड पढ़ा और फिर सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो संरचना है, उसके जो कोशिकांग होते हैं, जो ह्यूमन सेल होती है, एनिमल सेल होती है या जो प्लांट सेल होती है, जो एनिमल सेल होती है, उसके जो कोशिकांग होते हैं, वही सारी चीज़ें हम कवर कर रहे थे। तो 3 वीडियो मैंने बता दिया। हम लाइसोसोम तक जो है लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और जो राइबोसोम है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। आप पिछले की जो वीडियो है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो पहला टॉपिक तो जो है वो है प्लास्टिड, और यहीं से हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलो ठीक है। देखो, प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिक जो है, ये पहली बात तो दिमाग में ये रखो कि सेल जो है, मैंने आपको बताया कि 2 तरीके की होती हैं। जो कोशिका होती है वो 2 तरीके की होती है। पहला जो तरीका मतलब कि कोशिका होती है, वो एनिमल सेल होती है। एनिमल का सेल का मतलब है जो जंतु कोशिका होती है, चाहे वो जानवरों की सेल हो, हमारी सेल हो, ये सब कोशिका का जो प्रकार है, जो सिस्टम है, वो एक तरीके का होता है, तो उनको एक कैटेगरी में रहते हैं, उसको एनिमल सेल बोल देते हैं। एनिमल का मतलब सिर्फ जानवर नहीं होता, पक्षी, पशु, हम मतलब कि मनुष्य, जितने भी स्पीसीज इस तरीके के होते हैं उनकी। और दूसरी जो होती है प्लांट की, पेड़ पौधे वनस्पतियों की जो कोशिकाएं होती है उनकी। तो ये जो प्लास्टिड है ना, ये एनिमल सेल की विशेषता नहीं है, मतलब कि जो मानव की कोशिका होती है, जंतुओं की कोशिका होती है, उसमें नहीं पाया जाता है। ये पाया जाता है पेड़ों की, वनस्पतियों की जो कोशिका होती है उनमें, क्योंकि इसका एक विशिष्ट काम है। हमको तो प्रकाश संश्लेषण करना नहीं है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है, जो पौधों को जो ऊर्जा मिलती है, पौधों को जो खाना मिलता है, उसके लिए एक विशिष्ट काम जो है, एक विशिष्ट ऑर्गन जो है, ऑर्गेनली जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, वो प्लांट में पाया जाता है। हम वो चीज़ नहीं करते, इसलिए वो हमें नहीं पाया जाता है। उनको सूर्य से डायरेक्ट रोशनी मतलब कि प्राप्त करनी होती है, जिससे वो अपनी ऊर्जा बनाते हैं। उस ऊर्जा को उनके बाद हम कंज्यूम करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन उनको कहाँ से ऊर्जा मिलती है? वो सूर्य से। उसके विशेष काम के लिए एक जो है, उनके अंदर एक ऑर्गन पाया जाएगा, जिसको हम प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है? अब समझते हैं। देखो, प्लास्टिड जो है, ये एक डिब्बे नुमा संरचना है। इस तरीके की गोलाकार संरचना होती है, डिब्बे नुमा, ठीक है? ये समझो। थोड़ा फैक्ट है, उसके बाद कॉन्सेप्ट सारा कुछ बताऊंगा, घबराना नहीं है। ये केवल प्लांट सेल की में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्लांट में नहीं पाया जाता और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब देखो, आपसे ये सवाल आ गया कि प्लांट में जो है कि 2 ऑप्शन अगर आते हैं आपके पास है कि जो प्लास्टिड है, जो लवक है, ये मतलब कि
ग्रीन जो प्लांट होते हैं उसमें पाया जाता है कि नहीं। और दूसरा ऑप्शन आ गया आपके पास ग्रीन प्लांट। आप बताओ किस में मारोगे आप लोग, किस में टिक करोगे, आपसे ये सवाल है। दूसरा ऑप्शन आ गया ग्रीन प्लांट, दो ऑप्शन आ गए, एक मतलब कि प्लांट आ गया ऑप्शन, दूसरा ग्रीन प्लांट ऑप्शन आ गया। किस में प्लास्टिड पाया जाता है? अगर ये दो ही ऑप्शन है तो आप क्या करोगे? देखो, अगर इस तरीके के ऑप्शन आते हैं तो हमेशा ग्रीन प्लांट में मारना, ना कि प्लांट में मारना। वो क्यों? क्योंकि प्लांट जो होता है इसमें फंगी वगैरह भी आते हैं, और फंगियों में जो है ये प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। ये वही प्लास्टिड पाया जाता है जैसे पत्तियों की जो संरचना होती है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, सिर्फ उन्हीं में पाया जाता है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जो प्लास्टिड है वो सारे के सारे प्लांट जो होते हैं उनमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि फंगी को भी हम प्लांट की कैटेगरी में रख लेते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। चलो, ये चीजें आप समझ गए। अब ये जो प्लास्टिड होते हैं, एक फैक्ट और है जो आगे लिखा भी होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपसे पूछा जाए ये जो प्लास्टिड होता है इसमें एक संरचना हरित लवक है। हाँ, आगे लिखा हुआ है, चलो बताता हूँ भाई। देखो, प्लास्टिड जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। जो ये लवक है ना, ये तीन तरीके का होता है। जो कोशिका की पत्तियां होती हैं उसमें पाया जाता है। तो तीन तरीके का होता है ये प्लास्टिड। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट कहते हैं उसको, दूसरा होता है उसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और जो तीसरा प्लास्टिड होता है उसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अब जो इनका मतलब कि इंग्लिश है उसके हिसाब से इनका अर्थ निकालो। क्लोरोप्लास्ट मतलब होता है हरित लवक। क्लोरो का मतलब हरित, हरा होता है, तो उससे जो इसका मतलब कि मतलब निकलेगा वो हरित लवक हो जाएगा। क्रोमो का मतलब होता है बहुत सारे कलर, वर्ल्ड, तो इसका नाम होगा वर्णी लवक। और जो ल्यूको का होता है उसका मतलब, ल्यूको मतलब व्हाइट, जैसे हम ल्यूकोसाइट्स पढ़ते हैं, व्हाइट ब्लड सेल पढ़ते हैं, तो ल्यूको का मतलब है बिना रंग का, तो इसका नाम हो जाता है अवर्णी लवक। इतना समझ गए? अब देखो, आपसे एक और सवाल बन जाता है कि जो पौधे होते हैं, आपसे दो सवाल पूछा जाएगा। पौधे का रसोई घर क्या होता है? ध्यान से सुनना, पौधे का रसोई घर, और दूसरा ऑप्शन है पादप कोशिका का रसोई घर। दोनों में फर्क है ना। तो पौधे का अगर रसोई घर पूछा जाए तो हमेशा पत्तियों को माना जाता है कि पत्तियां ही वो भाग हैं पौधे का जहां पे उनका खाना बनता है, जहां पे उनका किचन है। तो पौधे का रसोई घर क्या होता है? पत्तियां होती हैं। अब पादप कोशिका का जो प्लांट की सेल है, अब पत्ती में भी बहुत सारे अंग हैं, तो उसमें भी कौन से अंग में खाना बनता है? तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि पादप कोशिका का रसोई घर कौन होता है, तो इन तीनों में नहीं बनता है खाना। क्रोमोप्लास्ट में नहीं बनता है, इसमें प्लास्टिक जो बनता है पत्तियों में है जो, उसके सिर्फ क्रोमोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमो में नहीं, सिर्फ क्लोरो में, यही जो हरित लवक है ना, जो इसके अंदर क्लोरोफिल की संरचना पाई जाती है, उसमें खाना बनता है, ना कि वर्णी लवक में और अवर्णी लवक में। तो स्पष्ट होना चाहिए कि पादप कोशिका का रसोई घर हम किसको कहेंगे? हरित लवक को कहेंगे। इसके अंदर क्लोरोफिल नामक संरचना है, वही खाना बनाती है। तो ये अंतर देखो, सवाल है किसी भी तरीके का पूछ लेगा, थोड़ा सा दाएं बाएं करेगा और आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो उसी माइन्यूट लेवल पे जाके हमको तैयारी करनी होती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसके लिए, बस ध्यान देना होता है। अब जितनी चीज़ें बता रहा हूं मैं, बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ी बर्बाद कर रहा हूं आपका। अब इसको जैसे ही स्पष्ट तरीके से पढ़ते जाओगे तो सवाल एकदम साफ साफ दिखता जाएगा, ऑप्शन आएगा, टिक होगा, पर टाइम बचेगा। फिर वहां पे टाइम ज़्यादा आपको लगाना पड़ता है जो सवाल आपको नहीं आते हुए होते हैं। इसलिए जितना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जितना फैक्चुअल रूप से आप क्लियर रहेंगे, उतना चीज़ों में आसानी होती चली जाएगी। अब यही तीनों जो हमारे पास संरचना है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अगर इनको तीनों को हम पढ़ लें तो पादप की जो कोशिका की प्लास्टिक संरचना है वो पूरी तरीके से हम पढ़ लेते हैं। एक एक करके समझते हैं। पहले आओ क्लोरोप्लास्ट में। जो क्लोरोप्लास्ट है कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है ये डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब दोहरी झिल्ली युक्त होता है। इसकी संरचना देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। एक बाहरी आवरण ये है और एक आवरण ये है, तो कितनी झिल्लियां हुई इसमें? दो ही झिल्लियां तो हुई। तो इसलिए इसको इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, पत्तियों में संरचना पाई जाती है। इसमें जो हरा रंग होता है पत्तियों में, वो किस कारण होता है? आप बताओ, हरा रंग जो पत्तियों में होता है वो किस कारण होता है? क्लोरोफिल वाला, जो क्लोरोप्लास्ट वाला। तो इसमें क्या है, हरे रंग का एक कारण होता है क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित बोलते हैं। ये क्लोरोफिल जो है रंजक पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, इसी कारण पत्तियों का जो है रंग हरा होता है। इसका मुख्य काम क्या है? जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें उसका मुख्य काम क्या है? तो आप बताएंगे इसका मुख्य कार्य है प्रकाश का संश्लेषण करना। और प्रकाश का संश्लेषण का क्या मतलब है? कि प्रकाश की जो लाइट आती है उसी के उपस्थिति में खाना बनाना।
ये इसी को तो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो अब इसकी संरचना आप समझते हो, तब आप प्रकाश संश्लेषण अच्छे तरीके से समझ जाओगे, सब कुछ बताता जाऊंगा। देखो, संरचना दोहरी झिल्ली युक्त होती है, इस तरीके की संरचना होती है जो आपके सामने बना हुआ है। अब देखो, ये जो संरचना है ना, ये इस तरीके की संरचना है, ये है, ऐसी संरचना आपको दिख रही होगी। और ये बहुत सारा इसमें लिक्विड जैसा भरा हुआ है। ये प्लास्टिक की में जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी संरचना बता रहा मैं। अब देखो, लिक्विड भरा है, तो जो लिक्विड है ना, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। ये तरल पदार्थ होता है। अब इसी जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें डीएनए भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। मैं आपको बता चुका कि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में, जो केंद्रक है उसमें, जो हमारे प्लास्टिड है इसमें, सब जगह पाया जाता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, इस तरह के सवाल बन जाते हैं। अब ये जो इस तरीके की संरचना, इसमें जो निचला भाग है ना, उसको बोलते हैं रंजक। वो, और जो ये ऊपर ऊपर वाला भाग है, इसको बोलते हैं ग्रेना थैलाक्वाइड। तो ये सारी संरचनाएं हमारे जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें पाई जाती हैं, और सबका काम होता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये फालतू पाई जा रहे हैं। मैट्रिक्स में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, ये आपको दिमाग में रखना है, इसी में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। अब इसी पर्णहरित जो क्लोरोफिल होता है, आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल में कौन सा जो है आयन पाया जाता है, किस धातु के आयन पाए जाते हैं, ये सवाल पूछा जाता है। तो आप बताएंगे मैग्नीशियम धातु के आयन पाए जाते हैं। हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और जो फैक्ट है उसको भी समझेंगे। कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं? इसी क्लोरोफिल को, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। डीएनए और क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं, आपको सामने दिख रहा। रंजक जो ग्रेना थैलाक्वाइड में झिल्लियों पर पाए जाते हैं, रंजक जो है ग्रेना थैलाक्वाइड की झिल्लियों पर पाए जाते हैं। यही जो रंजक होते हैं, ये जो रंजक हैं निचले हिस्से जो हैं, यही रंजक जो है प्रकाश को अवशोषित करते हैं। अवशोषित कर प्रकाशीय ऊर्जा के सहयोग से खाद्य पदार्थ का निर्माण कैसे करते हैं, ये आपको दिमाग रखना। कैसे निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है, देखो अभी सब बता रहा, तो आप टेंशन मत लो, सारा चीज मैं स्पष्ट करते हुए चलूंगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है वो सारा कुछ बताऊंगा। अब देखो, इतना सब आप समझ गए कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। थोड़ा सा इनके विषय में जान लो, जो बाकी दोनों प्लास्ट है उनके विषय में लगभग जो है उनके विषय में जान लो, तो बाकी इधर की जो चीजें हैं, जो क्लोरोप्लास्ट में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फिर उसकी प्रक्रिया हम समझने लगेंगे। देखो, पहले इसको समझ लो, हमने थोड़ा सा इसको जान लिया। अब क्रोमोप्लास्ट को और ल्यूकोप्लास्ट को भी आप समझ लेंगे, तब आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। देखो, जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, ये पौधे का इकोनॉमिकल भाग होता है। इकोनॉमिकल भाग का क्या मतलब है? क्योंकि इसका जो एडवांटेज होता है, इकोनॉमिक टाइप का एडवांटेज होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जब कलर होते हैं। अब जितना ज़्यादा कलर होगा, जो फूल है मान लो, अब फूल की तरफ जितना बढ़िया कलर होता है, जितना स्मेल होती है, जिससे जितना अच्छी उसकी सुगंध होती है, भंवरे जो होते हैं उसी तरीके से अट्रैक्ट होते हैं, नहीं दूसरे पक्षी उसी तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। तो शहद बनना या उसका जो वेजिटेबल्स हो गया, फूड हो गया, फ्रूट हो गया, इनका जो कलर होता है, ये सब चीज़ किससे आता है? तो ये इसका इकोनॉमिक भाग ही तो हुआ। अब बताओ, इसका कलर वाला भाग या जो दूसरे पशु पक्षी जो अट्रैक्ट होंगे वो किस वजह से? इसके कलर से अट्रैक्ट होते हैं। तो इसको पौधे का इकोनॉमिकल भाग भी बोला जाता है, आर्थिक भाग भी बोला जाता है। अब ये देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक की भूमिका निभाता है कौन? क्रोमोप्लास्ट। वो कैसे निभाता है अभी हम समझेंगे। अट्रैक्टिव बनाता है एनिमल, बर्ड और इंसेक्ट को इसकी तरफ, क्योंकि ये कलरफुल होता है। अब देखो, ये जो वर्णक है, कौन से पदार्थ में कौन सा वर्णक पाया जाता है, वो क्रोमोप्लास्ट ही डिसाइड करता है उसके हिसाब से। अब टमाटर का लाल रंग है, अब बताओ टमाटर जो लाल है वो क्यों लाल है? क्योंकि उसमें लाल कलर का एक पिगमेंट है, एक वर्णक है, उसी वजह से तो लाल है। तो यही जो क्रोमोप्लास्ट है, इसी का एक वर्णक के बहुत सारे, क्रोमो का मतलब बहुत सारे कलर ना, एक कलर तो है नहीं, तो बहुत सारे कलर जो पाए जाते हैं, तो उसमें किसी किसी में खास खास में अलग अलग कलर पाए जाते हैं। तो जो टमाटर है, जो टोमेटो है, इसमें जो लाल रंग पाया जाता है वो किसकी वजह से पाया जाता है? एक तरीके का क्रोमोप्लास्ट है, उसका नाम है, जो पिगमेंट है उसका नाम है लाइकोपीन। तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग जो है लाल होता है। कैरोटीन जो गाजर होती है, उसका रंग जो होता है किस तरीके का होता है? नारंगी कलर का होता है उसका रंग, तो उसकी वजह से गाजर का जो रंग होता है लाल होता है। इसके लिए जो जिम्मेदार पिगमेंट है वो कौन सा? कैरोटीन नामक पिगमेंट है, क्रोमोप्लास्ट है। बीटाटीन जो होता है, चुकंदर, चुकंदर का रंग कत्थई लाल तरीके का होता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो आपको ध्यान रखना, उसके लिए बीटाटीन, मतलब कि बीटाटीन नामक जो पिगमेंट है वो जिम्मेदार होता है। वो जो पपीता होता है, पपीते का जो कलर होता है पीले टाइप का, उसके लिए कौन सा पिगमेंट जिम्मेदार है? तो उसके लिए जो पिगमेंट जिम्मेदार है उसका नाम है जेंथोफिल। नारंगी रंग के लिए जो टमाटर, मतलब कि गाजर वाला नारंगी रंग है, उसके लिए कैरोटीन, आपको बता चुका। बैगनी रंग के लिए साइनोनिन, ये जिम्मेदार होता है। ये सब सवाल पूछे गए हैं,
ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं जो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, तो ध्यान रखना। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन है? फाइकोसाइनिन, ये भी ध्यान रखना है। अब ये जो कैरोटीन बताया ना मैंने आपको, कैरोटीन या बीटा कैरोटीन मानव यकृत में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है। तो ये दिमाग में रखना है कि विटामिन ए में कौन बदल जाता है? अगर कैरोटीन या बीटा कैरोटीन है और ये जब जाएगा यकृत में, हमारे लीवर में, तो यही ये बीटा कैरोटीन बदल जाएगा विटामिन ए में। और जो विटामिन ए का फायदा आप जानते ही, रतन वगैरह में ये सब में काम आता है। ठीक है, तो ये आप समझ लिए। तो जो क्रोमोप्लास्ट है वो भी आप समझ गए। तीसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आखिर करता क्या है? अब देखो, इसमें तो कोई वर्णक है नहीं, तो इसका ऐसा तो है नहीं कि अगर भाग है तो उसका कोई यूज नहीं है, यूज तो है ही, तभी तो उसका भाग है। तो ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है? पहली बात तो ये विदाउट पिगमेंट होता है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, कोई वर्णक नहीं होता, जिससे क्या होता है, इस किसी भी कलर का नहीं होता है। ठीक है, तो आप कलरलेस होता है। इसका काम क्या होता है? ये पहली बात तो पेड़ के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं, जैसे जड़ हो गए, भूमिगत तना हो गए, ये विदाउट पिगमेंट होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है खाद्य पदार्थ जो होते हैं पौधे के लिए, उनका संग्रहण करना। जो भी पौधे में खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं उनका संग्रहण करना, संचय करना, वो इसका काम होता है। अब देखो, जैसे इसका मुख्य कार्य होता है खाद्य पदार्थों का संचय करना। यह आलू, मक्का, गेहूं, चावल, ईट से सब में पाया जाता है। तो वहीं पे जो भाग होते हैं, जैसे आलू तना है, नीचे पाया जाता है, किसी कलर का नहीं होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ल्यूकोप्लास्ट है और नीचे पाया जाएगा, तो उसमें जो वर्णक होगा, और वो देखो एक तरीके का फूड मटेरियल भी है, तो इसमें जो पाया जाता है उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। स्टार्च वगैरह में, इस सब में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से स्टार्च को संग्रहित करता है। अब देखो, अगर ये प्रोटीन को स्टोर करता है, तो इसी जो ल्यूकोप्लास्ट है इसको कह दिया जाता है प्रोटीनोप्लास्ट, जैसे दाल वगैरह में। अगर ये स्टार्च का मतलब का स्टोर करता है तो इसको अमाइलोप्लास्ट बोल देते हैं। अगर ये फैट या ऑयल को स्टोर करता है तो इसको इलियोप्लास्ट बोल देते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। फैट हो गया, जैसे सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, इन सब में जो खाद्य पदार्थ इकट्ठे होते हैं। स्टार्च के में जैसे चावल, गेहूँ, आलू, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये भी चीज़ें होती हैं। खाद्य पदार्थ तो मोटे तौर पर 3 ही प्रकार के होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। तो इन्हीं सबको जो स्टोर करते हैं कौन? ये जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट अंग होता है प्लास्टिड का। तो तीनों चीजें आप समझ चुके हैं। ठीक है, आपने ये जो है क्रोमोप्लास्ट समझ लिया और ल्यूकोप्लास्ट समझ लिया और क्लोरोप्लास्ट, तीनों चीजें आपने अच्छे से समझ ली। अब देखो हमारे पास समझने के लिए क्या ऑप्शन है, क्या क्या चीजें बची हैं। हम जो ये क्लोरोप्लास्ट है ना, उसके अंतर्गत जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसको समझने वाले हैं। अगर ये समझ लेंगे तो हमारा पौधे का जो खाना बनाने वाला भाग है उसको हम पूरी तरीके से समझ लेंगे। देखो, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें क्या होता है? इसमें जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है, इसमें कच्चा पदार्थ जो होता है वो सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, वो जटिल कार्बन और कार्बनिक ऊर्जा युक्त पदार्थ में बदल जाता है और जो ऑक्सीजन होती है वो प्रति उत्पाद के रूप में निकल जाती है। इसमें देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक पदार्थों को जटिल तथा ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। ये स्टेटमेंट क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यही स्टेटमेंट पूछता है कि क्या इसमें सरल अकार्बनिक कार्बनिक में बदलता है, जटिल कार्बनिक में बदलता है। तो हाँ, अगर इसको उल्टा कर दे कि इसमें कार्बनिक अकार्बनिक में बदलता है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा कि नहीं। उप उत्पाद के रूप में इसमें क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलती है। यही पूछ लेगा उप उत्पाद के रूप में, आप कंफ्यूज होगा कि इसमें वाटर निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरह का ऑप्शन देगा, कंफ्यूज हो गए। तो इसीलिए एक एक पॉइंट को रटना है, याद करना है दिमाग लगाते हुए। ये जो है ये ग्लूकोज है। ठीक है, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे निकालते हैं, वाटर जो है जमीन से लेते हैं और फिर बनाते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन जो है निकल के बाहर हो जाती है, जो हमको प्राप्त हो जाती है। और यही जो कार्बोहाइड्रेट है उनके बॉडी में स्टोर हो जाता है ल्यूकोप्लास्ट में, वही बाद में हम उसको खाते हैं। ठीक है, इतना समझना है। और ये प्रकाश संश्लेषण किस तरह की प्रक्रिया है, सरल अकार्बनिक पदार्थों को जटिल तथा ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों में बदल देती है। ठीक है, और देखो इस प्रक्रिया में क्या क्या होता है, तब इसकी प्रक्रिया हम समझ लेते हैं अच्छे से।
ये जो सूर्य की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में सूर्य प्रकाश की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। रासायनिक ऊर्जा जो हम ये पदार्थ जो है स्टोर कर लेते हैं, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, उसी को बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। तो इसमें क्या होता है, इसमें सूर्य की प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। इससे भी सवाल बनता है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा कौन से फॉर्म में बदलती है, तो ये याद रखना है। इस प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा फ्री ऊर्जा संचित ऊर्जा में बदलती है। ये भी दिमाग में रखना है कि फ्री ऊर्जा जो सूर्य प्रकाश की ऊर्जा है वो फ्री ऊर्जा है, ठीक है। और कार्बन जो जमीन से इन्होंने पानी ले लिया, ये फ्री तरीके की ऊर्जा है। बाद में इनमें जो पौधे हैं उन्हीं की बॉडी में स्टोर होती है, इसलिए इसको बोलते हैं संचित ऊर्जा। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन प्रति उत्पाद के रूप में मुक्त होता है, ये तो आपको पता ही है। पर्णहरित जो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कर ऊर्जा की प्राप्ति करता है। सार किसी भी तरीके का ऑप्शन बन सकता है, इसलिए मैंने सारे ऑप्शन डाले हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पौधों के मीजोफिल टिश्यू में होती है, ये भी दिमाग रखना। क्लोरोफिल उसी टिश्यू में पाया जाता है, एक तरीके का टिश्यू है भाई। और टिश्यू है, उसके अंदर सेल है, और सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल है, उसी में ये सारी प्रक्रिया हो रही है। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे एवं कुछ जीवाणुओं में भी होता है, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ हरे पौधों में होता है और कुछ जीवाणुओं में भी होता है, जो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह के। शैवाल और हाइड्रा जो प्राय जल में मिलते हैं का पूरा शरीर ही प्रकाश संश्लेषी होता है, ठीक है, ये भी दिमाग में रखना है। पर्णहरित प्रकाश में बैगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है, ठीक है। पर्णहरित जो है, जो क्लोरोफिल है, ये प्रकाश में बैगनी। अच्छा, ये पूछा जाता है ना कि कौन सा जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण को, मतलब कि कौन से जो कलर हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, इसका सवाल उल्टा तरीके से बन सकता है कि पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं, पत्तियां जो है हरी क्यों दिखाई देती है, ये ऑप्शन बन सकता है ना। तो इसलिए दिखाई देती हैं कि जो पेड़ है वो जो है हरे जो कलर का जो प्रकाश है उसको रिफ्लेक्ट करता है, और जो लाल प्रकाश है, जो बैंगनी प्रकाश है, इनको जो है ग्रहण करता है। तो जो ग्रहण करके अवशोषित कर लेगा तो वो तो दिखेगा नहीं हमको, जो रिफ्लेक्ट करेगा हमारी आंखों पे वही चीज हमको दिखती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो बैंगनी, नीले, लाल रंग को ग्रहण करते हैं और हरे रंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये प्रक्रिया बैंगनी प्रकाश में सबसे कम तथा लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा होती है। वो चीजें तो आपने पढ़ी रखी है, विबग्योर। विबग्योर तो पढ़ रखा है। वायलेट हो गया, इधर रेड हो गया, बैंगनी रंग कलर में सबसे कम हो जाएगी और वायलेट जो रेड कलर है उसमें सबसे ज्यादा हो गई। तो ये तरंग दैर्ध्य से ही डिसाइड होता है। तो ये मोटी मोटी चीजें प्रकाश संश्लेषण के विषय में हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण का चरण समझ लो, क्योंकि इसमें दो तरीके की प्रक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये सब चीजें आपने सुन रखी होगी। वो क्या होती है ये भी तो समझ लो, ठीक है। देखो, सूर्य का जो प्रकाश H2O हमको जल जो प्राप्त होता है पेड़ पौधों को, ये कहाँ से पानी आता है, जो मिट्टी होती है वहीं से तो पानी मिलता है इनको। तो ये मिट्टी से जो है पानी ले लेते हैं। सूर्य का प्रकाश इनको मिलता है। तो क्लोरोफिल क्या काम करता है, देखो दो चीज चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, अब इनको ये चाहिए क्या कहते हैं, पानी चाहिए। और फिर ये लोग जो पौधे हैं वो अपना खाना बना लेंगे, और इसी सूर्य प्रकाश से इनको फिर बाद में आगे जो CO2 भी चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तभी तो खाना बनाते हैं। तो पहला जो प्रोसेस होता है, दो तरीके की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, दो चरण है। प्रकाश का मतलब है कि दो चरण, ये दोनों चरण साथ साथ चलते ही रहते हैं। दो, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं कि एक बंद होता है एक शुरू होता है। जो ये लाइट रिएक्शन होता है इसको प्रकाशिकी अभिक्रिया कहते हैं, और जो डार्क रिएक्शन है इसको अप्रकाशिकी अभिक्रिया कहते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जो लाइट रिएक्शन होगी उसको सूर्य के प्रकाश की जरूरत होगी उस प्रक्रिया को, और जो डार्क रिएक्शन होगी उसको सूर्य के प्रकाश की जरूरत ही नहीं होगी। तो इसलिए दो प्रोसेस होता है तभी जाके खाना बनता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो उसी के चरण है। तो पहला चरण किस तरीके का होता है कि जो पानी है ना, सॉइल से, मिट्टी से जो है, ये पेड़ पौधे जो पानी लेते हैं सूर्य के प्रकाश में, पर्णहरित जो क्लोरोफिल होता है वो जो है पानी का विघटन करता है। तो सूर्य के प्रकाश में पानी को पहले तोड़ा जाता है, जो पत्तियां होती हैं, जो क्लोरोफिल होता है वहां पे पानी टूटता है। तो इसमें प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य होती है इस लाइट रिएक्शन में। इसमें प्रकाश की ऊर्जा के द्वारा जल का विघटन होता है, और विघटन का मतलब है टूटना। तो H2O जो है टूटता है किसमें, हाइड्रोजन आयन में, और इसमें एनर्जी मिलती है और प्रति उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है। अब देखो, ये जो प्रक्रिया होती है, ये मैंने आपको दो चीजें बताई थी ना, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स और ग्रेना थैलाकॉइड,
तो ये जो लाइट रिएक्शन है ना, यह प्रक्रिया हरित लवक के ग्रेना थैलाक्वाइड में होती है, ये स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में नहीं होती, ये ग्रेना थैलाक्वाइड जो भाग है उसमें होती है। अब देखो इसको हिलमैन ने खोजा था, इसलिए इसको हिलमैन रिएक्शन भी बोल देते हैं लाइट रिएक्शन को। और इसमें बाद में एटीपी के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NAPDH जो होता है एक तरीके का एंजाइम होता है, उनका सिक्रेशन होता है, बाद में खाने का मतलब कि उस फॉर्म में एनर्जी इनको प्राप्त होती है। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, कभी पूछ ही लिखता है। तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NAPDH होता है, तो ये NADPH होता है, इसको आपको याद रखना, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया कि लाइट रिएक्शन समझ ली, अब डार्क रिएक्शन देखो। अब डार्क रिएक्शन में जो CO2 है, अब वायु CO2 हमको कहाँ से मिलता है पौधों को, वो CO2 मिलता है वायु से, या जो उनका वातावरण का जो मतलब कि हवा है उससे इनको CO2 मिलता है। अब CO2 जो मिलता है 6 CO2 होता है, ठीक है। तो 6 CO2 हो गए, देखो 6 CO2 मतलब कि कार्बन के अणु हो गए, CO2 हो गए। अब यहाँ पे देखो दोनों ऐसा नहीं कि अलग अलग बांट के समझेंगे, पहले लाइट रिएक्शन हो गया उसके बाद डार्क रिएक्शन होता है। इसको प्रकाश की जरूरत होती है, डार्क रिएक्शन को प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। पहले चरण में ये हो गया, पानी का विघटन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास पानी के विघटन से हाइड्रोजन आयन मिल गए, एनर्जी मिल गई और ऑक्सीजन प्रति उत्पाद के रूप में निकल गया, ये सारी चीजें होगा। तो ऑक्सीजन जो है हमको प्राप्त हो गई, हम बाहर निकल गई, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन बाहर आ गई, हमको प्राप्त हो गई। अब पेड़ के पास क्या बता, हाइड्रोजन आयन बचे और एनर्जी बची। अब उसका यूज कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है, जो पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लिए, उसके बाद वो एनर्जी का यूज करते हैं। और हाइड्रोजन आयन जो होते हैं इनकी ही उपस्थिति में ATP और NADP जो होते हैं, ये मतलब कि एक तरीके कैटलिस्ट का काम करके C6H12O6 एक तरीके का ग्लूकोज बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, मोनोसेक्राइड। तो वो बन जाता है, यही जो होता है यही पौधों का भोजन होता है, इसको ये स्टोर करते हैं। इसी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में लाइट रिएक्शन और उसके बाद डार्क रिएक्शन दोनों को मिला के ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है और पौधों को खाना मिलता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए। तो इस प्रक्रिया में जो डार्क रिएक्शन है इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें देखो जो लाइट रिएक्शन है इसमें पानी का विघटन हुआ, अब जो क्या कहते हैं डार्क रिएक्शन है इसमें CO2 का। तो इसमें प्रक्रिया में पढ़ो, इस प्रक्रिया में CO2 जो है ग्लूकोज में बदलता है और इसके लिए आवश्यक हाइड्रोजन जो मैं बताया और एनर्जी की प्राप्ति प्रकाश की अभिक्रिया लाइट रिएक्शन से होती है। इसे CO2 का ग्लूकोज में अवकरण या रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। ये भी प्रक्रिया याद रखना कि इसमें सेकेंड डार्क रिएक्शन में जो प्रक्रिया हो रही है उसको रिडक्शन प्रक्रिया बोलते हैं, CO2 का इसमें अवकरण हो रहा, ठीक है। और ये जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है, यह स्ट्रोमा में होती है। जो लाइट रिएक्शन थी वो ग्रेना थैलाक्वाइड में हो रही थी और जो डार्क है वो कहाँ हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, केल्विन रिएक्शन, क्योंकि इस डार्क रिएक्शन को किसने खोजा था, केल्विन नामिक वैज्ञानिक ने। और इस प्रक्रिया में जो ATP है NADP है ये डार्क रिएक्शन में मदद करते हैं। तो बताओ आपने प्रकाश संश्लेषण अच्छे से समझा कि नहीं समझा। प्रकाश ये जो मैंने प्लास्टिड बताया उसको बताते देखो एक बार फिर से आपको दोहरवा देता हूँ, तो जिससे आपकी चीजें दिमाग में स्पष्ट हो जाए। हम पढ़ रहे थे प्लास्टिक जो प्लांट सेल की विशेषता है, इसमें 3 प्रकार के प्लास्टिड पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये बहुत सारे वर्णक के लिए, रंगों के लिए जिम्मेदार होता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो भोजन का संग्रहण करता है सूर्य के प्रकाश में, जैसे भूमिगत तनों में, जड़ में, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां पे इस भाग का जो ल्यूकोप्लास्ट है वहां पे भोजन का संग्रहण होता है। ये स्टार्च का, कार्ब्स का मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो फैट होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, उनका जो है स्टोरेज करता है। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है बहुत तरीके के वर्णक के लिए जिम्मेदार होता है। टमाटर के किस वजह से किस पेड़ में पौधे में किस तरीके का कलर पाया जाता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। और ये जो पर्णहरित होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो मतलब कि हरित लवक होता है, उसके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसकी संरचना हमने आपको बता दी। उसमें ग्रेना थैलाक्वाइड होता है, मैट्रिक्स होता है, DNA RNA ये सारे पदार्थ पाए जाते हैं। और यही जो ग्रेना थैलाक्वाइड है इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की, और जो मैट्रिक्स है इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और इसमें मैग्नीशियम धातु के आयन भी पाए जाते हैं, ये सारा चीज ध्यान रखना है। और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बता दें कि कच्चा पदार्थ या सरल अकार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक ऊर्जा युक्त पदार्थ में बदल जाता है, ठीक है।
मेसोफिल टिश्यू होता है। ये सारा जो वर्ड है ना, इस वर्ड को याद रखना है, इनसे सवाल बनता है। मैंने इसीलिए इस सबको वर्ड को डाला है। और सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश संश्लेषण की मतलब कि कौन से रंग कलर को जो पौधे आकर्षित करते हैं, तो सबसे ज़्यादा लाल रंग को और सबसे कम बैंगनी रंग को, और हरे को तो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये बैंगनी, नीले और लाल इनको अवशोषित करते हैं, और इसका कारण क्या है, तरंगदैर्घ्य। फिर मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण बताया कि 2 चरणों में होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जल का विघटन होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं इसको। और ये कहाँ होता है, जो मतलब कि यही हरित लवक का जो ग्रेना थैलेकोइड पार्ट है, इसी में ये लाइट रिएक्शन बोलते हैं। इसको हिलमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। और दूसरी जो प्रक्रिया है, डार्क रिएक्शन प्रक्रिया है, इसमें CO2 का विघटन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका विघटन होता है, और फाइनली खाना बन जाता है। और इस प्रक्रिया में जो ये जो डार्क रिएक्शन है, ये कहाँ होती है, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में होती है, और इसको केल्विन रिएक्शन भी कहते हैं। ATP और NADPH जो होते हैं, इसमें सहायक की भूमिका अदा करते हैं। तो बताओ, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। और जो बाकी जो बायोलॉजी की चीज़ें हैं, अब हम देखो कोशिका की जो संरचनाएं होती हैं, उसमें 2 चीज़ें बची हमारे पास। हमने बाहरी आवरण, देखो जिस तरीके से मैंने बताया था, बाहरी आवरण हमने ढंग से पढ़ लिया जो कोशिका का होता है, चाहे मतलब कि सेल मेम्ब्रेन हो या सेल वॉल हो। उसके बाद जो मैट्रिक्स पाया जाता है, जो प्लाज्म पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़, जो साइटोप्लाज्म पाया वो पढ़ लिया। और साइटोप्लाज्म के जो ऑर्गेनेली होते हैं बहुत सारे, गोल्गी बॉडी या लाइसोसोम, जाइबोसोम, जो प्लास्टिड होता है वो पढ़ लिया। जितनी भी चीज़ें पाई जाती है वो सब चीज़ें हमने, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सारी चीज़ें हमने निपटा दी। अब हमारा ये हिस्सा बचता है बीच का, जिसको बोलते हैं केंद्रक। और इसी केंद्रक के अंदर एक छोटी सी और गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसको बोलते हैं केंद्रक। और इसके अंदर जो संरचना पाई जाती है उसको बोलते हैं केंद्रिका। और इसी केंद्रिका के अंदर DNA होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, RNA होता है। ये बहुत सारी संरचनाएं जो है, मतलब कि केंद्रक के अंदर पाई जाती है, केंद्रिका के अंदर नहीं। केंद्रक के बगल में ही केंद्रिका भी पाई जाती है, और यही केंद्रिका में राइबोसोम जो का निर्माण होता है। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं RNA का, तो ये दिमाग में रखना। और यहीं पे DNA पाया जाता है, और DNA जो है अकेला नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है। और यहीं से देखो किस तरीके से मैं जोड़ रहा, आपको सब पढ़ाते चल रहा। अब आनुवंशिकी का जो चैप्टर हमारा अगला होगा, यही DNA से तो निकलेगा। आनुवंशिकी क्या होता है, हेरिडिटी तो होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का हम कैसे जज करते हैं, उसकी आनुवंशिकी से ही जज करते हैं, उसके DNA से ही जज करते हैं। तो यहीं से चैप्टर दूसरा निकल जाएगा, आनुवंशिकी। और यही कोशिका से जब आनुवंशिकी पढ़ लेंगे तो हमारा ये इधर वाला सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेल हमने पढ़ ली, और बहुत सारी जब सेल मिल जाती हैं तो उसको बोल देते हैं टिश्यू। इसके बाद हम पढ़ लेंगे टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गन। उसके बाद सारे ऑर्गन सिस्टम, ये सारे पढ़ते हुए वो करेंगे। उसके बाद बॉटनी, जो बहुत सारे मतलब कि क्वेश्चन बनते हैं वहां से भी बनते हैं। तो धीरे धीरे करके हम सारा कुछ कवर कर लेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका एक भी सवाल, चाहे फैक्चुअल रूप से जो लूसेंट होती है या जो घटना चक्र होती है, प्रीवियस ईयर सवाल होते हैं, सबको ले लिया है भाई। आप बस इतने देखो, इतना स्पेस देता हूँ PDF में, इतनी सारी जगह, यहाँ पे लाइनिंग कर लो। मैं लाइनिंग करके जो PDF दे दूंगा, वहाँ पे इतनी लाइनिंग कर लो, यहाँ कर लो, इतने स्पेस इधर है, इतना स्पेस इधर है, दोबारा दूसरी कॉपी बनाने की जरूरत है बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट है या जो चीज़ें आपके समझ के हिसाब से, मैं खुद इस तरीके से नोट्स बनाता हूँ। नोट्स कैसे बनाना है, अब कोई आपको 50 ज्ञान देगा कि नोट्स कैसे बनाना है, सामने आपके दिख रहा है कि ऐसे नोट्स बनाना है। यहाँ पे मतलब स्पेस पे अपनी सारी चीज़ें लिख लो, जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं। 50 नोट्स बनाओ, कंफ्यूज होगा, लास्ट में रिवीजन नहीं हो पाएगा। आपको करना क्या है, बस ये जो नोट्स प्राप्त करने के लिए 9667305679 इस नंबर पे मैसेज करो, और फिर यहीं से PDF ले लो। मैं आपको टेलीग्राम में भी जोड़ दूंगा। अभी थोड़ा सा टेलीग्राम का लिंक कैसे डालना होता है मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, जैसे मैं सीख लूँगा तो उसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, जिससे आपको ये सब परेशानी झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से PDF ले लो, और साथ साथ में रिवाइज करते रहो। लास्ट के लिए मत रखना भाई, नहीं बता तो रहा, कुछ भी याद नहीं होगा। ये अभी लग रहा है ना छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, जब इकट्ठा बोझ आएगा ना तो बताए, तो वही तो कहते हैं ना, जब जिम में जाते हैं तो इकट्ठा बोझ नहीं उठाया जाता, इकट्ठा जो है, जो क्या कहते हैं, डेडलिफ्ट नहीं मारी जाती, नहीं तो स्लिप डिस्क हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़े थोड़ा वेट उठाते रहो, जिससे आपको बाद में झिलाऊ या उबाऊ ना लगे। नहीं तो फिर बता तो रहा कि अगर इस तरीके से करोगे, बाद में फिर आप कोई किताब ढूंढोगे जिसमें छोटे में सारा कुछ दिया हो, ऐसा ढूंढोगे, और फिर उससे आप पास नहीं होते, 2-4 फैक्ट पढ़ मतलब कि फंस जाता है, बाकी एग्जाम नहीं निकलता, क्योंकि एग्जाम का नेचर आप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से पढ़ाई करनी होती है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।